फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री का। हमने आपसे आपको बताया था कि हम 25-25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे ताकि प्रैक्टिस के लिहाज से काफी आपके लिए फायदा हो। ऐसे कंडीशन में हम इससे पहले बायोलॉजी का लेकर के आए थे 2 क्लास, जिसमें 10-10 क्वेश्चन का सीरीज था और इसमें 20 क्वेश्चन का सीरीज है। इसके बाद जो आएगा वो 25-25 का आएगा सीरीज, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर अदर इकोनॉमिक्स का हो। हम ये सारे जीएस जो पेपर हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रैक्टिस करेंगे और यह प्रैक्टिस आपके परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हमने देखा है घटना चक्र में कभी-कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से बाकी क्वेश्चन आगे के एग्जाम में देखने को मिला है मुझे। तो आप भी इसको ध्यान से देखेंगे, खास करके जो व्याख्याएं है इसका उसको विशेष करके सुनेंगे। हम उसको पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आगे देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने आधुनिक भारत से शुरू किया है, हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांट करके हम पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये हम भारत के संदर्भ में भी पढ़ते हैं और विश्व के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। हम आज यहाँ पर भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत का इतिहास में यूरोपियन का आगमन, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें यूरोपियन का आगमन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हमारा आंसर होगा अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गौर से सुनेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा था प्रथम पुर्तगाली जिसने समुद्री मार्ग की खोज की, जिसने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो कालीकट था वहां कितने तारीख को पहुंचता है? ये 20 मई 1498 को पहुंचता है। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक उस समय कौन थे? तो जामोरिन थे। जामोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जामोरिन ने इनका स्वागत किया और उसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फिर आगे है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति को प्रतिपादित किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रतिपादित किया? तो अल्मीडा ने किया था। अल्मीडा कौन था? अल्मीडा था प्रथम वायसराय पुर्तगाली का। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सारा चीज यही याद हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बाकी आप जो भी पढ़ते हैं पढ़ते रहे, इसको प्रैक्टिस के लिए एक बार जरूर सुने। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और इसमें कौन करता था? तो पुर्तगाली ही डकैती का काम करता था हुगली के पास, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में स्थापित किया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आरकोट में कहां स्थापित किया था? सॉरी, सूरत में। कहा? सूरत में स्थापित किया गया था। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की उन्हें अनुमति पाने में सफल वे नहीं हो सके। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस द्वारा 1612 में स्वाली यानी सूरत के समीप है ये जगह में पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार की निरंतरता को ये तोड़ देता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद आगे भी है इसमें एक्सप्लेनेशन में। इसके बाद जहांगीर के अनुभवों से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और ज्ञातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था।
आप ध्यान में रखेंगे वो जो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था वो अस्थायी था, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे, तो यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और सिर्फ ही बहुत जल्दी अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित इन्होंने किया। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये स्वाली सूरत के आसपास है, अभी अभी हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा थॉमस बेस्ट। किसने हटाया था? थॉमस बेस्ट ने। अब देखिए यहाँ पर ये 44 में पूछा गया है और ये कहाँ पूछा गया? 39 में पूछा गया। दोनों में मिलता जुलता है तो ध्यान में रखेंगे, तो उसी के एक्सप्लेनेशन से ये काम हो जाएगा आपका। फिर आगे है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण बना? प्रथम कर्नाटक का युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? हमने देखा था हमारे यहाँ कर्नाटक का युद्ध हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था, यहाँ पर भी हुआ ये युद्ध। इसमें तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना जो था, यह इसका तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण, पहले से लड़ाई चल रही है और मनमुटाव चल रहा है, लेकिन उस रूप से लड़ाई को आपने अंजाम नहीं दिया है, तो लेकिन एक ऐसा कारण बना जिसको आप ने कारण महान कारण बना करके और फिर लड़ाई आपने तुरंत शुरू कर दिया, है ना। जिस कारण से लड़ाई शुरू हुआ है तुरंत, तो वो कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। हम यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध 1786 से 48 के बीच होता है। 1700, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक का पहले तो यही है, एक्सप्लेनेशन से काम होता है। अब सीधे कर्नाटक का प्रथम विश्व नहीं पूछ करके तीनों कर्नाटक का युद्ध दे देगा और उसको मिलान करने के लिए देगा, तो ये क्रिटिकल तो हो सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का, जैसा कि हमने बताया, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार एकमात्र था हमारे यहाँ। ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, यानी कौन दो दल, एक अंग्रेज था और एक कौन था? फ्रांसीसी में 1786 में यह युद्ध क्या होता है? फ्रांसीसी दो दल होते हैं, इन दोनों दलों में 1786 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। तात्कालिक कारण कौन था? इसे आप ध्यान में रखेंगे। युद्ध प्रारंभ का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। फिर आगे है, अंग्रेज कमांडर कार्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेनाओं द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आड्यार नदी पर, ध्यान में रखेंगे कौन सा नदी? आड्यार नदी। और कौन सा कैप्टन है इनका? पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को क्या किया? पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम विश्व समाप्त हो गया, और वो कौन सा था संधि? तो एक्सला सापेल की संधि थी, जो 1748 ईस्वी में, ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। इसके बाद भी होता है, द्वितीय युद्ध भी होता है, तृतीय युद्ध भी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अगला है छठा क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आंसर क्या होगा? बांडीबास का जो युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के साथ लड़ा गया था। बांडीबास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट, ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजी बांडीबास के युद्ध में सर आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, है ना। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बंगाल से मिलता था इसको, सोरा और अफीम। एक्सप्लेनेशन में है, यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? ये हो गया 8वां, बिहारी था। 9वां क्वेश्चन देखेंगे,
भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो ये क्या आ जाएगा? अफीम था। त्रिकोणीय व्यापार का जो मुख्य आधार था, आर्थिक आधार था, वो क्या था? अफीम था। तो ध्यान में रखेंगे एक्सप्लेनेशन को। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य बीच जो था वो व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। ऑप्शन में सिर्फ अफीम है तो अफीम पर ही टिक लगाएंगे। ध्यान में रखेंगे चाय भी रहता है ना, और क्या रहता? कपड़ा भी रहता, तो इनमें से सभी हो जाता आपका आंसर। ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एक अधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन से निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्प में कौन सा आंसर है? कौन सा आ जाएगा? अफीम हो जाएगा आपका आंसर। फिर आगे 10वां नंबर, जो टीयर 4 में देखने को अधिकांश मिलेगा, आप ध्यान में रखेंगे। सूची मिलाना है। कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ है, कार्टियर का कहाँ है, और सर फ्रांसिस ड्रेक का क्या है। इसके अलावा और भी आप ध्यान में रखेंगे। कोलंबस सबका, या कोलंबस हो गया, वास्को डिगामा हो गया, इस सबको भी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है मैगलन का कहाँ है, तो मैच द फॉलोइंग में आप सीधे ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के जन्म स्थान है उनका? इटली है। कार्टियर का फ्रांस है। फ्रांसीसी ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम है। और मैगलन का, फर्डिनेंड मैगलन का पुर्तगाल है। ध्यान में रखेंगे। फिर अगला एक टॉपिक आता है यूरोपियन के आगमन के बाद, ये घटना चक्र का है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में काफी देखे थे। हमने मीर कासिम को देखा था, मीर जाफर को देखा था, सिराजुद्दौला का पढ़ा था। ये सब नवाब थे बंगाल के। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर होता है। हमें पता होना चाहिए बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में होती है। और 1764 ईस्वी में किस कंडीशन में होती है, तो मुगल बादशाह और अवध का नवाब एक जगह बैठ करके बातचीत करते रहते हैं, और इधर से मीर कासिम बंगाल की तरफ से कुछ करता है, और वो तीनों जब मिलते हैं तो ये योजना बनाते हैं, और यह योजना बक्सर के युद्ध में तब्दील हो जाता है, जो 1764 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज विजयी होता है, और ये तीनों जो मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, ये हार जाते हैं। इसके बाद एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जो 1765 ईस्वी में होता है, और वो उसमें कुछ-कुछ कंडीशन बनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला होता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहां भी हमने देखा था एक जगह, कहाँ देखा था हमने? कर्नाटक बांडीवास के युद्ध में देखा था। तो ये गवर्नर सबको आप ध्यान में रखेंगे। हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर में नेतृत्व ब्रिटिश सेना का। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है, और इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है। तो दो संधियां होती है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पहला मुगल बादशाह के साथ होता है, शाह आलम द्वितीय के साथ। नाम भी आप याद रखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि शाह आलम द्वितीय एक मुगल वंश का शासक था। शाह आलम द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आप देखते हैं, है ना? अकबर द्वितीय के बाद आप क्या देखते हैं? उसके बाद आप बहादुर शाह जफर द्वितीय देखते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय देखते हैं, और वो अंतिम मुगल बादशाह होता है। तो इस तरह हमने देखा कि दो संधियां होती है, और एक अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला होते हैं, उनके साथ होती है। फिर आगे हम देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त करता है? तो मोहम्मद रजा खान को करता है। किसको करता है? मोहम्मद रजा खान को करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो सौंप दी जाती है ना? तो ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया जाता है। इसके बदले कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए
26 लाख रुपए देगा और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए दिया जाएगा। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, एक मुर्शिदाबाद के लिए, ध्यान में रखेंगे, मुर्शिदाबाद के लिए किसको, बंगाल में मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त करते हैं। मोहम्मद रजा खां उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का ही था, बरकरार था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब करते हैं ये प्रदान? तो 12 अगस्त 1765 को करते हैं। 12 अगस्त 1765 को करते हैं। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है, हमने बताया 2 संधि हुआ, एक 12 अगस्त को हुआ और दूसरा 16 अगस्त को होता है। 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और 16 अगस्त को शुजा-उद-दौला यानी अवध के नवाब के साथ होता है। तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो 12 अगस्त 1765 के होता है, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से इसे दे दिया जाता है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के 65 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का क्या था? गवर्नर था। तो ध्यान से सुनेंगे, एक-एक पॉइंट को सुनेंगे, बहुत क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेनेशन से। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया के इस समय क्या थे? गवर्नर थे। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शाह आलम द्वितीय का हो गया। मतलब अब इनडायरेक्ट वे में काम कर रहा है। अभी तक वो कर रहा था राजा समझ करके, अब जो भी करेगा इसके देखरेख में वो डिसीजन लेगा। ये कहेगा उठो तो उठेगा, ये कहेगा बैठो तो बैठेगा। यहाँ से 1803 से और लास्ट में 1858 में हमने देखा कि ये मुगल वंश को ही समाप्त कर देता है, ये परंपरा ही समाप्त कर देता है। फिर आगे देखते हैं शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसके बाद अकबर द्वितीय आता है और बहादुर शाह द्वितीय, जिसका कार्यकाल भी सब भी ध्यान में रख सकते हैं। अकबर द्वितीय का 1806 से 37 था। अकबर की कभी-कभी घटना दे देता है और पूछ देता है इस समय मुगल बादशाह कौन था। तो ये घटनाक्रम को ध्यान में रखने के लिए ध्यान रखेंगे तो ये सब काम आपका होगा। तो 1803 से पहले यानी 1806 से पहले कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अकबर द्वितीय 1806 से आता है और यहाँ से कठपुतली का काम करना होना शुरू हो जाता है। वैसे भी कठपुतली था, यहाँ विशेष रूप से हो जाएगा। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक रहा। 58 में एक नियम आता है वहां से, जिसमें मुगल वंश को समाप्त कर दिया जाता है, इसके परंपरा को समाप्त, उसके वंश को नहीं समाप्त कर दिया जाता है। उसके जो परंपरा चल रही थी, इसका बेटा फिर राजा, इसका बेटा फिर शासक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था उसके बाद। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी ये लोग मात्र बनकर रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आप ध्यान में रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लगाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में कब लगाया जाता है? 1765 ईस्वी में होती है, लगाई जाती है। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन यह समाप्त कर देता है। ध्यान में रखेंगे 1872 में कौन गवर्नर होता है? उस समय वारेन हेस्टिंग होते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होते हैं और इस समय क्या होता है? ये जो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लगाते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है बंगाल में। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लागू, ध्यान में रखेंगे, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को
पदच्युत कर दिया, मतलब उसके पदों से उसको हटा दिया गया। ये थे बंगाल के नवाब, ध्यान में रखेंगे, दीवान, और ये के थे बिहार के थे राजा सिताब राय। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? क्या कारण था कि लंबे समय तक राज कर लिया? तो पहला आपका आंसर क्या आ जाएगा? बांटो और राज करो, जिसको आप बोलते हैं फूट डालो और शासन करो। बांटो और राज करो, बांटो और राज करो था। तो ये इसका कारण मुख्य था, जिसके कारण वो यहाँ पे टिके रहे। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 192 यानी 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण यही था, बांटो और राज करो। जैसे ही लगता था कि ये भी उसके हित में नहीं है, तो वो तुरंत क्या करता था, उस क्षेत्र को ही छोटा कर देता था। जैसे ही लगता था लोगों में एकता बढ़ रही है, तो वो उस क्षेत्र को ही छोटा कर देते थे। ध्यान में, या फिर कभी नवाब चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये चलता रहता था। बांटो और शासन राज करो की नीति अपना करके ही लंबे समय तक ये भारत में रह पाए। फिर अगला क्वेश्चन है, मैसूर और पंजाब से है। मैसूर और पंजाब से आपको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल हम मैसूर को डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद पंजाब भी देखेंगे। तो मैसूर में आपने देखा था टीपू सुल्तान, हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी होते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच टोटल दोनों जो है अंग्रेज के साथ कुल 4 लड़ाई लड़ते हैं मैसूर का, जिसमें अंतिम लड़ाई जो है टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा जाता है और उस युद्ध में ये टिप्पू सुल्तान मारे जाते हैं। उन्हें 1793 में जो टिप्पू सुल्तान के साथ युद्ध होता है, उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उसके बाद 1799 में ये मतलब मर जाते हैं टिप्पू सुल्तान, मारे जाते हैं। देखते हैं आगे, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो मैसूर से रिलेटेड है, तो कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों को ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबिन क्लब का एक शाखा था। टिप्पू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। उसने उसने अपनी राजधानी को फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी रोपा, स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने की कोशिश की और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूतुनिया और आधुनिक जो इस्तांबुल है, फिर काबुल है, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजते हैं कि मुझे सहायता आप दीजिए। तो ध्यान में रखेंगे, ये मैसूर से है, मैसूर। फिर आगे देखते हैं, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 3 संधि होता है, चौथे में तो ये मारे जाते हैं, चौथे में संधि नहीं हो पाती है ना? और 3 संधि होता है, तो ध्यान में रखेंगे, जिसमें एक मंगलुरु की संधि है, मद्रास का संधि है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम का संधि है। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया। तो ध्यान में रखेंगे, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था और चौथा कब हुआ था। तो पहला जो आप बात करेंगे 1767 से 69 के बीच आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे 1780 से 84 के बीच में, और तीसरा मैसूर युद्ध 1793 में, और चौथा मैसूर युद्ध जो है वो आप 99 में याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 की बात हो रही है, 90 से 92 के बीच हुआ था, है ना? और 93 में वो संधि हुआ था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। तो किसके किसके बीच होता है? कॉर्नवालिस के साथ, और मैसूर का जो हीरो होता है टीपू सुल्तान, उनके साथ होता है। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 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 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़, उस समय का 3 करोड़, ध्यान में रखेंगे, देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब टीपू लगभग 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे, तब उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि
हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये सब उस सब का क्या था? दिमाग लगाते थे वो लोग, इस तरह का काम सब करते थे अंग्रेज, किसी तरह से यहाँ पर रहना चाहते थे। तो हमने क्या किया, ये किसका डायलॉग है तो ये ध्यान में रखेंगे, कॉर्नवालिस का डायलॉग है। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। कई बार क्वेश्चन बनाया गया है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजीत सिंह से है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1772 ईस्वी में उसकी अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो आप पानीपत का युद्ध देखेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे। तो परंतु 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे-छोटे भागों को छोड़कर छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में स्थापित कर दिया था तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका आंसर होगा 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रतिबंधित हो गया। ध्यान से देखेंगे, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक कम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। 1900 भूमि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित होता है? 1900 में होता है। उसके पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, तो यहीं तक था। तो इसके बाद हम फिर अ, आगे लेते आएंगे आपके लिए क्वेश्चन घटना चक्र से संबंधित। बहुत फायदा आपको मिलेगा परीक्षा में, और वन डे एग्जाम के लिए तो काफी बेहद साबित ही होगा। और वर्तमान में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आगामी आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेहद साबित होगा। यह हिस्ट्री, इसके बाद अभी मॉडर्न हिस्ट्री हम चलाएंगे, उसके बाद में एंशिएंट और मेडावल को जिसको लेना होगा वो हम लेंगे। फिलहाल मॉडर्न पढ़ने से ये होता है, थोड़ा पढ़ने का मन थोड़ा अच्छा होता है और मन लगता है ना? तो ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमने मॉडर्न से शुरू किया है। हमने आपको बताया 25-25 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आएंगे, बहुत जल्द लेकर के, मतलब ये कंटिन्यू हो चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल लगभग 20 क्वेश्चन आज हमने देखा, इससे पहले 10-10 क्वेश्चन का देख रहे थे। अब जो आएगा वो 25-25 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। तो आशा करते हैं आपको यह इस वीडियो से कुछ फायदा मिलेगा और बने रहेंगे आप मेरे साथ। अगले वीडियो में पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।